2030 का भारत, हम 2030 के भारत के लक्ष्य जो है उनकी बात लगातार अलग अलग चेहरों से करते आ रहे हैं। 2030 के कुछ प्रमुख लक्ष्य हैं जिन पर हमारा फोकस है, वो है जीरो हंगर, जीरो पॉवर्टी और एजुकेशन, बेटर एजुकेशन, यानी कि शून्य गरीबी, शून्य भुखमरी और अच्छी शिक्षा व्यवस्था। अब ये जो तीन लक्ष्य हैं वो इतने आसान नहीं है भारत जैसे देश में, इनको प्राप्त करना भी आसान नहीं है। और आसान नहीं है इसलिए भी ये लक्ष्य बने हुए हैं। तो इनकी प्राप्ति के लिए क्या कदम हो सकते हैं, क्या अलग अलग चेहरे क्या समझ रहे हैं लक्ष्यों को लेकर, ये हम चर्चा करते नजर आते हैं अक्सर। और आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है वो नेशनल स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी से, लखनऊ से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं अजीज खान जी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका हमारे थैंक यू इस मैडम। खास जी, जी। शुक्रिया। अजीज खान जी, एक मेरा सवाल ये है कि 2030 के लक्ष्यों की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग शहर, अलग अलग राज्यों का एक एक चित्र जो है वो दिमाग में बनता है कि 2030 तक ये शहर या फिर ये राज्य जो है वो कैसा दिखेगा। तो लखनऊ की मैं स्थिति अगर जानना चाहूँ तो 2030 तक क्या लखनऊ की स्थिति जो है वो दूसरी दिखेगी? क्या लखनऊ और भी डेवलप होता दिखेगा या एक डेवलप्ड सिटी में हम उसको काउंट करें? क्योंकि लखनऊ में अभी भी बहुत सी ऐसी कमियां हैं जिनको पूरा करने की जरूरत है। ऑल्दो उत्तर प्रदेश की राजधानी समझे, और उसके बावजूद भी लखनऊ की ऐसी स्थिति नहीं है। हर गली मोहल्ले, रोड, सड़क की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, स्कूल की बात करें, शिक्षा की बात करें, हर जगह कुछ ना कुछ आपको लूप होल जरूर देखने को मिलेगा। तो क्या लखनऊ की स्थिति 2030 तक कैसी रहेगी? देखिए स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने मुझे मौका दिया। हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आकर के कुछ इम्पोर्टेंट इशू पे बात कर रहे हैं, और जी मुझे जी लग रहा है कि ये जिस मुद्दों पर हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, जी मुझे लग रहा है ये बहुत ही ज्वलंत है। मुझे लग रहा है कि किसी भी मुल्क को, किसी को, देश को बनाने के लिए, खैर ये सारे जो जो इश्यूज हैं जिसको आप बहुत ही गंभीरता से ले रही हैं, मुझे लग रहा है ये हम्म बहुत अहम है। हम्म और मुझे लग रहा है यही भारत है, जो आपका टारगेट है और जिस तरीके से आपने मुद्दों को उठाने की कोशिश की है, मुझे लग जी रहा है यही भारत है। और चीजें अगर यही बेहतर हो जाए तो मुझे लग रहा है कि भारत की जो दिशा है और दशा है, मुझे लग रहा है कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि एक बड़ी उम्मीद के साथ इस मुल्क के तमाम बासिंदे बीजेपी को उन्होंने वोट दिया। हम्म हालांकि मुझे यहाँ बीजेपी को टारगेट करने का कोई मेरा टारगेट नहीं है, लेकिन जी चूंकि हालात आए और एक लंबे वक्त से माननीय मोदी जी जिन्होंने एक बड़ा विजन दिया, एक बड़ा नारा दिया, और उन्होंने देश को बहुत खूबसूरत बनाने का वायदा किया। उन्होंने कहा कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो एक अलग विजन है मेरा। इससे पहले जो 60 सालों में हुआ वो शायद अब उससे कुछ अलग हटके होगा। और लोगों जी ने बहुत ही उम्मीद के साथ जो है एक बड़ा माइंडेड दिया और बहुत उम्मीद के साथ लोग उनके साथ जुड़े। हम्म लेकिन सच्चाई क्या हुई? सच्चाई मेरे ख्याल से आप लोग पत्रकार हैं, बातों को बहुत गंभीरता से समझती हैं कि हम्म आज इस मुल्क में आपने कहा कि क्या हालात हैं और क्या क्या बदलाव आया। हम्म बदलाव यह आया कि जो नौजवान है हमारा, जो हम्म रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कार्ड है, आज वो चौराहों पर है, सड़कों पर है, उस पर लाठियां भांजी जाती है। हमारे मुल्क की क्या खूबसूरती है? हमारे मुल्क की खूबसूरती यही है कि हमारे पास युवा है, और इस मुल्क में 67% युवा है। और जब हम बाहर जाते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बाहर जाते हैं, और तो वो यही नारा देते हैं कि हम, हमारे पास युवाओं का भंडार है, हम एक शक्ति जी है, हम ताकत है। और आज उसी ताकत को आप तोड़ने की कोशिश करते हैं, उस ताकत पर लाठी बरसाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हमारा युवा टूट जाएगा, हमारा हमारा नौजवान टूट जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि इस देश का स्पाइनल कार्ड टूटेगा, और मुझे लग रहा है कि एक 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 बहुत ही विचित्र स्थिति पैदा हो जाएगी, और जो कि हो गई। एक नंबर की बात। जी दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। जी जी, बताइए, बात दूसरी बात, करिए।
हाँ, बात वही हो रही थी। दूसरी बात आप ये समझिए कि एक दूसरे फैक्टर को आप ले लें, किसान। किसान को आप समझिए कि मेरा अन्नदाता है, और जी। अन्नदाता के साथ इस तरह लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। हम्म। लगातार वो अपनी मांगों को लेकर के जब फ्रंट पे आता है और अपनी बात को रखता है। देखिए, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं ये डेमोक्रेटिक मुल्क है, लोकतांत्रिक देश है। हर शख्स को अधिकार है कि वो अपनी बात को रखे, और लोगों ने बहुत ही ढंग से, और मुझे लग रहा प्रोटेस्ट करने का, एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने का हर शख्स को अधिकार है। किसानों ने बहुत सारी बातें रखने की कोशिश की, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, माननीय होम मिनिस्टर महोदय से, उन्होंने बहुत सारा कोशिश किया, कई बार वार्ता करने की, लेकिन मुझे लग रहा वो वार्ता विफल रहा। और इन परिस्थितियों में उन लोगों ने क्या किया, प्रोटेक्शन, बहुत एक प्रदर्शन किया, और उस प्रदर्शन में आपने देखा कि करीब 6 महीने का वक्त लगा। वो बहुत असहाय हो गए, बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ गए। उसमें तमाम जो हमारे किसान भाई हैं वो शहीद हो गए। तो जिस मुल्क में किसानों पर जुल्म उठाया जाता हो, नौजवानों पर लाठियां बरसाई जाती हो, वो आज के भारत को अगर आप देखें तो आज के भारत की स्थिति ये है। मुझे लग रहा 2030 की अगर हम कल्पना करें तो मुझे लग रहा ये कोरा कागज होगा, क्योंकि 2030 में अगर हमारा नौजवान और किसान आज इतना प्रताड़ित है, तो मुझे लग रहा है कि 2030 तक की स्थिति, उसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि जो 14 से ये सरकार आई है, 10 साल का इसको वक्त मिला है, और माननीय मोदी जी ने, बीजेपी ने कहीं ना कहीं इस मुल्क को 30 साल पीछे घसीट, 30 साल आगे जाने की बात हम लोग कर रहे थे, लेकिन हम 30 साल पीछे चले गए। आज हमारा नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, एक मुद्दे की बात। दूसरी बात, आपने हंगर इंडेक्स की बात कही, और तमाम मुद्दे और उठाए थे, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, और तमाम तरीके के मुद्दे। आप खुद इस बात को जानती हैं कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में 2011 में हमारे देश की जो पोजीशन थी वो 67 नंबर पे थे। 2022 का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो 107 नंबर पर हम पहुंचे वर्ल्ड हंगर इंडेक्स। क्या दर्शाता है? बस वही सवाल यही उठ रहा है अजीज खान जी की जब इतनी हालत इतनी खस्ता है तो 2030 के लक्ष्यों को हम कैसे फिर देख पाएंगे। और इसमें देखिए सबसे बड़ी बात ये सामने निकल के आती है कि जब पार्टी जो है अलग अलग पार्टी भारत देश में सब अपने अपने डायरेक्शन में लगी हुई है। डेवलपमेंट की बात जो आती है सामने, डेवलपमेंट की बातों को हमेशा दबा दिया जाता है। तो लक्ष्यों पर तो किसी का ध्यान नहीं है। गरीबी, भुखमरी और शिक्षा को लेकर क्या भारत देश में हाल है, इसको लेकर कोई भी पार्टी मुझे नहीं लगता, सब अपने अपने स्तर पर सब बोलेंगे कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक अगर हम एनालिसिस करें ग्राउंड रिपोर्ट्स, क्योंकि हम करते हैं तो हमको पता होता है कि लोगों की क्या हालात बने हुए हैं। तो सिर्फ चुनाव के वक्त लोगों की एक शिकायत है पॉलिटिकल पार्टी से कि सिर्फ चुनाव के वक्त इतनी एग्रेसिवली काम करते हैं और मुफ्त की रेवड़ियां, फ्री बीज बांटने की बात करते हैं। तो क्या ये फ्री बीज बांटने के एक पर्पस हो सकता है क्या, यानी कि चुनावी एजेंडा बनाने के लिए, चुनाव में वोट पाने के लिए सिर्फ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लोगों के पास करती हैं, बाकी पूरे टाइम पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को याद नहीं करती हैं, ऐसी लोगों की शिकायत है। अब इस पर क्या कहें? देखिए स्नेहा जी, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपने, एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू को आपने रेस, आपने कहा रेवड़ी बांटने की बात है और फ्री बीज की बात की। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जनता का पैसा, जनता का धन जनता के बीच में अगर जा रहा है, मुझे लग रहा बुराई नहीं। उन्हीं का पैसा है, जनता का पैसा, सरकारें टैक्स लेती हैं, हम आप सब लोग टैक्स देते हैं और बड़ा टैक्स देते हैं। और अगर कुछ रिबेट जो वाकई में जरूरतमंद लोग हैं, मुझे लग रहा है कि उनको अगर मिल जाता है तो मुझे लग रहा है कोई बुराई नहीं। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो सियासत को इस कदर उन्होंने गंदा कर दिया है कि फ्रीवीज के नाम पे वो उन्होंने क्या किया है कि एक माहौल खड़ा करने की, और वो बड़ा अदम गोडवी का एक शेर बड़ा फेमस है, मुझे लग रहा है यहाँ बहुत सटीक बैठेगा कि सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती, सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दान करती है। तो जो ये जो सिलसिला है और जो परंपरा है, वो परंपरा मुझे लग रहा है टूटना चाहिए। सभी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से बोल रहे हैं? देखिए जिन्होंने इस कल्चर को अडॉप्ट किया है,
और अब मुझे लग रहा है कि इस कल्चर को अडॉप्ट करने में कौन माहिर है, मुझे लग रहा है आप बेहतर समझते हैं। ये उनके लिए है खास तौर से कि आज आप, जी आप बोलिए, कुछ सवाल कर रही हैं, आवाम कोई की आवाज है? कई बार जी है, या फिर मुफ्त की रेडियो वाली बातें कर कर, जैसे स्नेहा ने भी सवाल किया कि चुनाव से पहले मुफ्त की रेडियो बांटी जाती है, उसके बाद कोई हाल जानने के लिए भी नहीं आता है। लेकिन अगर आज की स्थिति की मैं बात करूं तो आज का युवा भी और आज की जनता भी काफी ज्यादा समझदार हो गई है। जनता को समझ आ रहा है कि आखिर उन्हें किसे चुनना चाहिए, किसे नहीं चुनना चाहिए, या फिर कौन उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम बात करें चुनाव के जो नतीजे आए हैं इस बार के, उसमें भी साफ देखा जा सकता है कि जनता ने बदलाव लाने की कोशिश की है। तो अब ये नहीं कह सकते ना कि जनता को गुमराह आसानी से किया जा सकता है। अब जनता जो बदलाव ला रही है, उस बदलाव के बाद उत्तर प्रदेश में किस तरह से होगा, क्योंकि विपक्ष एक समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष के रूप में भारत देश में। तो अब अगर विपक्ष इतना मजबूत है तो फिर चीजें उम्मीद करते हैं कि देखने को मिलेगी। देखिए दामिनी जी, ये वही वाली बात है कि अब दरो दीवार पर दिखती नहीं कोई दरार, अब दरो दीवार पर दिखती नहीं कोई अब दरो दीवार पर दिखती नहीं कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार। इतना विज्ञापन का दौर है और इतना खरीद फरोख्त का दौर है कि जो असलियत है वो छुप जाती है, वहां तक लोग पहुंच नहीं पाते हैं। और यकीनन युवा जागरूक है, किसान जागरूक है, नौजवान जागरूक है, मजदूर जागरूक है, लेकिन जो विज्ञापन की बात कही ना, जो दीवार है पे दरारें हैं ना, उन दरारों को इस कदर ढकने की कोशिश की जा रही है कि यकीनन जो अच्छा खासा शख्स है, नौजवान है, वो गुमराह हो, वो मिसगाइड हो जा रहा है। क्यों? उसकी 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 मैं आ रहा हूं, उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। इसलिए आपने जो ये सवाल किया कि साहब जागरूक, निश्चित तौर पे जागरूक है हमारे इस मुल्क में, हमारा नौजवान जागरूक है। आज सोशल मीडिया और आप जैसे तमाम जो जिम्मेदार पत्रकार हैं, मुझे लग रहा है चीजों को निकाल के लाते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे लोगों ने इस बात को अच्छे प्लेटफॉर्म पे रखने की कोशिश की है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी आप ही लोगों के बीच में लोग हैं जो सही बात को सामने लाने में हिचकिचाते नहीं ला पा रहे, और कहीं ना कहीं इस मुल्क का नुकसान हो रहा है, इसी देश का नुकसान, व्यक्तिगत नुकसान नहीं है देश का, क्योंकि कोई भी नुकसान है वो व्यक्तिगत नुकसान नहीं, हमारे देश का जो नुकसान है वो मुझे लग रहा है कि वो सबका नुकसान है। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की क्या यही विचार। देखिए एक बात आपको बताएगा, एक कल्चर होता है। इससे पहले भी आपने देखा कि तमाम पार्टियों ने राज किया, सरकारें चलाई, तमाम तरीके की स्थितियां पैदा हुई, लेकिन आपने कभी इस बात को गौर किया कि मुल्क के हालात ऐसे थे? क्या नफरत की राजनीति को कभी बढ़ावा दिया गया? क्या कभी भाई को भाई से जुदा करने की कोशिश की गई? क्या पड़ोसी को पड़ोसी से जुदा करने की कोशिश की गई? नहीं। जिस जगह नफरत की बात होगी, यकीनन वहां तरक्की रुक जाएगी। आज कहीं ना कहीं लोग इस बात को करके, मुझे लग रहा है कि वो समझते मेरा अचीवमेंट है, उसको अचीवमेंट के तौर पे ले रहे हैं, और इससे हमारा मुल्क कमजोर हो रहा है, इससे मुल्क कमजोर हो रहा है। क्योंकि जहां पर आपसी भाईचारा नहीं होगा, जहां पर धर्म की राजनीति होगी, जहां पर समाज को बांटने की राजनीति होगी, यकीनन मुल्क कमजोर होगा। और समाजवादी पार्टी, बार बार मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के अगुवा माननीय अखिलेश यादव, वो सामाजिक समरसता की बात करते हैं, सामाजिक विकास की बात करते हैं, भाईचारा और आपसी इत्तेहाद की बात करते हैं, और हमेशा आपस में मेलजोल बढ़ाने की बात करते हैं। और जहां पर ऐसी परिस्थिति पैदा होगी, जिस मुल्क में आपसी भाईचारा बढ़ेगा, यकीनन वो मुल्क बहुत मजबूत होगा। बिल्कुल। देखिए, मैं यहाँ पर एक सवाल, अजीज खान जी, मेरा एक सवाल है कि कहना है आपका कि पॉलिटिकल पार्टी, सत्ताधारी पार्टी इस तरीके से नफरत फैलाती हुई नजर आ रही है कि इससे मुल्क का कुछ भी हित होता नहीं दिख रहा है। तो क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि जो और पॉलिटिकल पार्टी बची अदर देन जो सत्ताधारी पार्टी है, क्या वो एक साथ आके और एक मैसेज पूरे भारत देश में लाए कि अगर हम जाति के हिसाब से, समुदाय के हिसाब से अगर आगे इस तरीके से चलेंगे तो भारत देश का जो भविष्य है वो अंधकार में है। क्या हम ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज जो है, सब
एक साथ आके, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज की एक सबसे बड़ी कमजोरी मुझे नजर आती है कि जब एक साथ आने की बात आती है तो हिचकिचाहट एक दूसरे को नहीं लगती, क्योंकि चुनाव के वक्त क्या होगा, सीटों का क्या होगा, ये सवाल जो है वो सामने आने लगते हैं। तो मेरा ये सवाल है आपसे कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एक साथ आए और एक साथ आने के बाद वो ये दिखाएं, और युवा में, जैसा आपने कहा कि युवा सबसे ज्यादा है, तो युवाओं में ऐसा संदेश दें कि नहीं, आपको जाति और वर्ग के हिसाब से यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज को ना चुनते हुए अपने डेवलपमेंट को लेकर, अपने भविष्य को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज को चुनना है। तो ये मुहिम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से नहीं छिड़ सकती है क्या? जिस तरीके से आपने कहा प्रचार प्रसार की दुनिया है, तो प्रचार प्रसार तो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है ना? जी देखिए स्नेहा जी, आपने दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज को उठाया, रेज किया कि और जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो आखिर मुहिम क्यों नहीं छेड़ रही और इस तरीके की जो नफरत की बात है उसको खत्म करने में उनका रोल अहम क्यों नहीं है। देखिए यही तो मैं आपसे बताना चाहता कि जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन ने यही मुहिम चलाया और इसी मुहिम का रिजल्ट है कि आज समाजवादी पार्टी जो सामाजिक समरसता की बात करती है, हमारे नेता सामाजिक हितों की बात करते हैं, आज वो देश के तीसरी, समाजवादी पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी बन गई। क्यों? क्योंकि उसने नफरत की बात के, जो लोग कर रहे हैं नफरत की बात, उनको कहीं ना कहीं उनके काउंटर किया, उनको 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 बैकफुट पे लाने की कोशिश की और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी आज इस मुकाम पर है। अब सवाल इस बात का है कि लेकिन जो सत्ता में होता है वो एक ताकत होता है, सत्ता एक ताकत है और वो ताकत एक ऐसी ताकत है, वो जैसे कहते हैं जिन, वो ऐसा जिन है कि यकीन मानिए कि उसको खत्म करना या उससे लड़ना या उससे बढ़ चढ़ कर लड़ना इतना आसान नहीं हो। बिल्कुल। आप अपनी बात को रख सकते हैं। आपके पीछे बैकग्राउंड में लिखा है सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि इस मुल्क की सूरत बदलनी चाहिए। तो अखिलेश यादव, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी 2030 के लक्ष्य को भी अपने ध्यान में कहीं ना कहीं रखे होंगे, गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, तो आगे के प्लान्स, क्योंकि आप स्पोक्स पर्सन है, आपको बिल्कुल जानकारी होगी कि क्या गरीबी, भुखमरी और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कुछ तस्वीर बदलने की तैयारी हो रही है अखिलेश यादव जी की तरफ से? या कहा देखिए जाता है, देखिए क्योंकि आरोप ऐसे लगते हैं कि हालत समाजवादी पार्टी ने बहुत खस्ता कर दी उत्तर प्रदेश की, इसलिए उत्तर प्रदेश के लोगों ने समाजवादी पार्टी को नहीं चुना, एक नए चेहरे को चुन लिया। तो इस वजह से मैं प्लान जानना चाहती हूँ कि क्या गरीबी, भुखमरी और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसी मुहिम छेड़ने वाले हैं अखिलेश यादव जी? क्योंकि टैगलाइन तो देखिए काफी अच्छी है आपकी। देखिए माननीय अखिलेश यादव जी का जो विचारधारा है जी। वो हमेशा इस बात को उन्होंने कहा है, जो आज सत्ता में लोग बैठे हैं, कि तुम अपनी जफाओं में हरगिज न कमी करना, तुम अपनी जफाओं में हरगिज न कमी करना, हम अपने वफाओं का म्यार बढ़ा देंगे, हम अपने वफाओं का म्यार बढ़ा देंगे। यानी बात, आप इस बात को समझिए स्नेहा जी, समाजवादी पार्टी तो हमेशा संघर्षों की पार्टी रही, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और जो वाकई में जरूरतमंद है उसकी लड़ाई को हमेशा प्लेटफॉर्म पे ला करके समाजवादी पार्टी ने लड़ा है। और जो टैगलाइन आप देख रही हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, वाकई में है, हमारे नेता इस बात को चाहते हैं, समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर अहद करती है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ इस देश के हालात बदलने चाहिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत मुल्क है हमारा, इसको बड़ी मुश्किल से हमारे पुरखों ने सजोया है, इसे बनाया है, इसे अपनाया है, और अगर हम इसे गलत हाथों में जाने देंगे, इसका विकास नहीं कर पाएंगे और इसको सही तरीके से इसका पालन पोषण नहीं कर पाएंगे तो यकीनन तकलीफ। तो इन परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा हमेशा 2 कदम आगे बढ़ करके इस देश की तरक्की की बात की, इस प्रदेश की। अब वो अलग बात है आरोप, आरोप कौन लोग लगा रहे हैं? आरोप वो लगा रहे हैं कि जिनके दामन पे दाग है, खुद दागी है, खुद लिप्त है तमाम ऐसी चीजों में कि जो वाकई में इस प्रदेश और देश के लिए हितकारी नहीं। मैं आपको बताऊं तो इसलिए आरोप कौन लगा रहा है कि समाजवादी पार्टी इस चीज का परवाह नहीं करती है, बल्कि समाजवादी पार्टी सतत विकास की राह पे बढ़ते हुए और इस प्रदेश के प्रदेशवासी जो है उनकी तरक्की की बात हमेशा लगातार
उनकी बात करते हुए यकीनन आगे बढ़ेगी। और देश का विकास ही समाजवादी पार्टी का विकास है, देश का विकास है, युवा और किसान और बेरोजगार नौजवान का विकास है। आपने बिल्कुल कहा उम्मीद कि करते हैं कि आपकी पार्टी आगे कुछ अच्छा करती दिखेगी। हाँ, दामिनी का कुछ सवाल जी। सतत विकास की सर आपने बात की, सतत विकास लक्ष्यों पर ही हम भी बात कर रहे हैं और यही हमारा लक्ष्य कि 2030 तक जो भी सतत विकास लक्ष्य भारत देश को मिले वो सारे लक्ष्य हासिल कर लिए जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे हासिल कर लिया जाए, क्योंकि आंकड़े कुछ और दर्शाते हैं, जमीनी स्थिति कुछ और दर्शाती है। आरोप प्रत्यारोप की बात आपने कही, 75 सालों से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार चलते आ रहा है, लेकिन वो जो लक्ष्य है वो कैसे हासिल होंगे इस चीज का जवाब नहीं मिल पा रहा। देखिए दामिनी जी, बहुत स्पष्ट है। पहले तो आप समझ लें कि बहुत स्पष्ट है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनके पास बहुत ताकत है, और वाकई में अगर वो चाहें तो इस मुल्क की तस्वीर बदल दें, अगर उनकी नीयत ठीक हो, उनकी उनकी सोच ठीक हो और वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय आज वो चाहें तो इस देश में बहुत विकास कर सकते हैं, लेकिन वो विकास की राह में जाना नहीं चाहते। उनको ये लगता है कि विकास से वोट नहीं मिलता, काम से वोट नहीं मिलता, रोजगार देने से वोट नहीं मिलता। वो जानते हैं कि प्रचार प्रसार करने से वोट मिलता है, लोगों के बीच में जाइए, विज्ञापन दीजिए, भाषण दीजिए, उससे वोट मिलता है। और जब जो वोट की लड़ाई लड़ रहा हो वो विकास की लड़ाई क्या लड़ेगा? तो समाजवादी जनता की पार्टी लड़ाई, अगर सत्ता में होती, अजीज खान जी, समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में होती तो क्या भारत देश की तस्वीर कुछ और होती? आपने देखा कि हमारे नेता 5 साल उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, आप लखनऊ आइए और आप देखिए कि इस 5 साल में लखनऊ की तस्वीर कैसे बदली है। जो आज बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है, डायल 100 से लेकर के डायल आप देखें पुलिस मुख्यालय से लेकर बस तमाम। यही है, देखिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आई तो रोडों की स्थिति बदल गई। नितिन गडकरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है, हमेशा कहा जाता है कि इन्होंने पूरा जो है हाईवेज की पूरी स्थिति को पूरा पलट दिया, क्या हालत थी और क्या कर दी। मतलब अच्छा, ब्यूटीफुल एक तरीके से कहा जाता है, हाईवेज और रोड्स बहुत अच्छे बन गए। अब आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने अच्छा किया, दूसरे पार्टी के आएंगे वो कहेंगे कि उन्होंने अच्छा किया। जनता क्या समझे? जनता, एक आम नागरिक का सवाल यही होता है कि हम क्या समझे, हम किसको वोट दें। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ दिन में ऐसी स्थिति ना आ जाए कि आम नागरिक जो है वोट ही न दे, वोट देने में कोई इंटरेस्ट ही ना रह जाए। बिकॉज हो क्या रहा है कि कहा जाता है कि चुनाव में भी घोटाला होता है, वोट देते वक्त भी घोटाला हो रहा है, एग्जाम में भी घोटाला हो रहा है। ऑपोजिशन पार्टी को लोग कहते हैं कि वो भी कुछ सवाल नहीं कर रही हैं, ऑपोजिशन पार्टी कहती है कि हम सवाल करते हैं तो हमको दबा दिया जाता है। तो आखिर देश देश जो है वो किधर जा रहा है? एक आम नागरिक काफी कंफ्यूज नजर आ रहा है। मैं इसका जवाब चाहती हूँ कि एक आम नागरिक क्या करे, अजीज खान जी। देखिए स्नेहा जी, दो बातें हैं। आपने कहा कि ये कह रहे हैं हमने विकास किया, वो कह रहे हैं हाथ कंगन को आरसी को क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब सारी चीजें प्रैक्टिकली दिख रही हैं कि जी उत्तर प्रदेश में विकास हमारे नेता ने किया है, जो सब कुछ प्रैक्टिकली दिखता है, इसमें कुछ लेकिन मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। आप आप एक्सप्रेस वे का कॉन्सेप्ट से लेकर के और जो विकास लखनऊ का हुआ है, आप देखिए किस तरह रिवर फ्रंट से लेके क्या क्या चीजें हैं, वो एक लंबी फहरिस्त है। अगर मैं बोलूं तो मुझे लग रहा है कि एक लंबा वक्त लगेगा उसी में सारी बातों को कहने का। जी ये विजन हो। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है विजन। अगर इंसान का विजन बेहतर हो तो मिशन भी अच्छा हो। और जब विजन ही नहीं है, उसको पता है कि हम धर्म कर्म के रास्ते चीजों को तय कर लेंगे, जहां कोई काम करने की बात आए वहां हम धर्म को ले आएंगे, वहां पर जी हम तमाम तरीके की ऐसी चीजों को ले आएंगे कि जो उसको दबा देगा, यानी उसके कंधे पे बंदूक रख करके हम वार करते हैं। तो जब पार्टियों की विचारधारा ऐसी हो जाएगी, वो जानती है कि हम तरक्की नहीं करेंगे और जब वोट मांगना होगा या लोगों के बीच में जाना होगा तो हम नफरत की बात करेंगे, हम उनके धार्मिक हितों की बात करेंगे। तो जहां धार्मिक हितों की बात आ जाएगी वहां जाहिर सी बात है कि आदमी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन एक तो बात सर बता दूं, कहा कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। वही कांट बिल्कुल। कांट की यहाँ पर हाड़ी। देखिए, अगर हम 2030 के लक्ष्यों की बात करते हैं अजीज खान जी, तो मैं, क्योंकि समय भी काफी कम है और मैं चाहूंगी कि जल्द ही हमारी बात समाप्त हो जाए क्योंकि समय बहुत कम बचा है, तो मैं एक
सॉलिड सवाल है और उसका मैं जवाब आपसे चाहूंगी कि अगर मान लीजिए लोगों ने मान लीजिए गलती कर दी, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बैठा के, बाकी पार्टी बची। एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लीजिए लोगों से गलती हो गई, वोट दे दिया बीजेपी को, बीजेपी अब राज कर रही है, लेकिन अब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि अभी ये 5 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे, लेकिन उसके 5 साल में कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए, नहीं तो आगे की तस्वीर जो है वो बहुत खौफनाक होगी। तो इसमें विपक्ष की क्या भूमिका बनती है, किस तरीके से इन लक्ष्यों को बार बार सत्ताधारी पार्टी के सामने लाकर कि हमको ये करना है, क्योंकि देखिए अभी आप खुद गौर कर रहे होंगे इन लक्ष्यों पर टारगेटेड, क्योंकि 2030 तक लक्ष्य तो मिले हैं, हासिल करने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आ रही है कि हाँ ये लक्ष्य मिले हैं, इन पे आपका ध्यान क्यों नहीं है। नहीं पार्लियामेंट में कोई सवाल उठा, कहीं भी कोई चर्चा नहीं हो रही है, तो जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक वो भी तो यही सोच रहे हैं कि कोई सवाल नहीं पूछ रहा है तो आराम से जो काम चल रहा है चलने देते हैं। तो मेरा मेरा ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज को एटलीस्ट कुछ ऐसे प्रमुख मुद्दे, गरीबी, भूखमरी और शिक्षा, ये बहुत ही बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, तो इनको सामने लाना चाहिए। और सामने लाते हुए ये जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो एक आम नागरिक, जैसे हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है 2030 के भारत को लेके, इनको सपोर्ट करना चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टीज को सामने आकर, बिकॉज अगर हम चाह रहे हैं कि 2030 के लक्ष्य पूरे हों तो बिल्कुल इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का योगदान होना जरूरी है। एक आम नागरिक कितना क्या कुछ करेगा, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्यों नहीं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कुछ 2030 के भारत को लेकर मुहिम उठ रही है? देखिए, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया स्नेहा जी। 2030 को लेकर के विपक्ष क्यों अड़ नहीं रहा है और क्यों सवाल नहीं खड़ा? सवाल खूब खड़ा हो, सवाल किया जा रहा है, लेकिन सत्ता में बैठे जो लोग हैं वो इतने अहंकारी हैं कि वो विपक्ष की आवाज को दबा दें, विपक्ष की आवाज को सुनना नहीं चाहते। जनता की, विपक्ष की आवाज जनता की आवाज होती है, और जनता की आवाज जो शख्स नहीं सुन रहा है, तो आखिर हमारे पास क्या रास्ता है? हम अपनी बात कहना चाहते हैं, लोकसभा से लेकर के जितने भी प्लेटफॉर्म है हमारे नेता उठाते हैं इस बात को, लेकिन एक बात आप समझिए, हर चीज का अंत है। एक वक्त आएगा कि जो यही सत्ता में लोग बैठे हैं इनको जनता हटा देगी, जनता इनको हटाएगी, इसलिए क्योंकि इन्होंने वायदे किए थे, बड़े बड़े तमाम तमाम इन्होंने सपने दिखाए थे, ख्वाब दिखाए थे, वो पूरे नहीं कर पाए, क्योंकि इनका मकसद, इनका मिशन, इनका विजन क्लियर नहीं, सिर्फ बात और हवा हवाई बात। एक बात आपने कहा कि 2030 तक के लिए विपक्ष का क्या रोड मैप? विपक्ष का एक ही रोड मैप है कि जब सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको उनको हटाना, और किसके माध्यम से? जनता के माध्यम से जनता को जागरूक करना। जिस दिन सत्ता में जो लोग बैठे हैं जिनके पास में ताकत है वो हट जाएंगे, विपक्ष के पास ताकत आएगा, विपक्ष के पास एक मिशन है, एक विजन है, और वो निश्चित तौर पे इस देश के विकास के लिए एक बड़ा कारगर हथियार साबित होगा विपक्ष। और विपक्ष का हमेशा ये मानना रहा है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। ये समाजवादी पार्टी का टैगलाइन है, इस बात को स्नेहा जी समझ लीजिए कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। ये जो हालात पैदा हैं, इस हालात को बहुत जल्द समाजवादी पार्टी बदल देगी। सर एक चीज जानना चाहती हूँ, आपने जिस तरह से कहा कि विपक्ष के पास एक विजन है, मिशन है, और एक 2030 के लिए ये योगदान है कि सत्ता में जो पार्टी है उसको हटाना और सत्ता में आना। तो क्या सिर्फ सत्ता में रह के ही जनता के लिए कुछ किया जा सकता है? अगर आप सत्ता में नहीं है तो आप जनता के लिए नहीं कर सकते कुछ? देखिए, आप जहां जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हैं, अगर आपको यहां से हटा दिया तो आप किसी की भी आवाज इस प्लेटफॉर्म पे कैसे उठा पाएंगे? पहली बात तो किसी की आवाज को उठाने के लिए, और या कोई आवाज उठाने के लिए प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो जब हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारे पास ताकत नहीं है, और जहां से हम लोगों की मदद कर सकते हैं, तो मदद कैसे किया जा सकता है? आ रहा हूं और बाहर से रह करके सिर्फ आवाज उठा सकते हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करना है, जो सत्ता में लोग बैठे हैं, उसका इम्प्लीमेंट सत्ता में बैठे लोग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल मैं उम्मीद करती हूँ कि समाजवादी पार्टी को अब लोग चुने, और समाजवादी पार्टी, क्योंकि ऐसा अब मुझे नहीं पता मिथ है कि क्या है, लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की हालत खस्ता कर दी थी समाजवादी पार्टी ने। अब आगे देखते हैं कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से काम करती है। मैं उम्मीद करती हूँ लोग समाजवादी पार्टी को चुने, और एक तस्वीर जैसा अखिलेश यादव जी का
जो आपके पीछे कुछ लाइनें लिखी हुई हैं कि मुल्क की सूरत बदलनी चाहिए, तो बिल्कुल सूरत बदलने के लिए अखिलेश यादव जी अगर तत्पर हैं तो लोग उनको चुने और आगे समाजवादी पार्टी जो है देश की तस्वीर बदलती हुई एक प्रमुख पार्टी के रूप में नंबर 1 पार्टी बने। अगर अच्छा करेगी तो नंबर 1 पार्टी जरूर बन पाएगी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी सर आपका, शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े आप। बहुत अच्छी बातें आपने बताई, बहुत कुछ समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई, सत्ताधारी पार्टी से जुड़ी हुई चीजें आपने बताई, कैसे काम हो सकता है। और एक प्लेटफॉर्म के बारे में आपने जिक्र किया कि एक प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है, जिस तभी जो है वो काम हो पाएगा। आवाज तो हम उठा लेंगे लेकिन काम करने के लिए हमको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। बहुत अच्छी चीजें आपने बताई, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे थैंक साथ यू जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। शुक्रिया।